क्या इस रैंक की आपको उम्मीद थी? एक वर्षों के संघर्ष के बाद एक सुकून भरा क्षण था। तो 7-8 बुक पढ़ना संभव नहीं है, तो सर के नोट्स का ही सहारा लिया जाए। टाइम मैनेजमेंट आपने तीनों पेपरों को लेकर किस तरीके से किया? प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का गहन अध्ययन किया जाए। आपको किसी समय नहीं मिल पा रहा है या आप कोई जॉब कर रहे हो, तो मैं सुझाव दूंगा कि डॉक्टर लक्ष्मण बेनीवाल जी के नोट्स बहुत ही सरल, सहज और सारगर्भित हैं। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को सफलता के लिए ये नोट्स रामबाण साबित होंगे। मैं कुछ कागज़ लेता हूँ, एक कलम लेता हूँ और संघर्षों की गाथाएं लिखना शुरू करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कागज़ कम पड़ जाएंगे, उस कलम की स्याही सूख जाएगी, पर वो संघर्ष खत्म नहीं होंगे। उन्हीं संघर्षों के दौरान सफलता की एक नींव रखी जा रही थी। लगातार मिल रही असफलताओं के बावजूद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत और समर्पण भाव से जुटे रहने के बाद उस नींव को लगातार मजबूत किया जा रहा था। और फिर एक दिन उस नींव पर वो संघर्ष एक खूबसूरत इमारत खड़ी करते हैं। वो संघर्ष सफलता की एक नई सुनहरी इबारत लिखते हैं। उस कलम की सूखी हुई स्याही फिर लिखावट की एक नई चमक बिखेरना शुरू करती है। उस लिखावट में फिर अक्षर होते हैं स्वर्णिम, और एक ऐसी ही सफलता की स्वर्णिम कहानी लेकर आज हम सबके बीच में आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विजेंद्र यादव और आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जी-जैन के इस खास कार्यक्रम गेस्ट इन द जी-जैन में। और सफलता की ये कहानी लेकर आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे बीच हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 में पॉलिटिकल साइंस विषय से फर्स्ट रैंक के साथ चयनित शैलेंद्र तेजस्वी जी। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम गेस्ट इन द जी-जैन में। मुझे आमंत्रित करने और यह मंच और अवसर प्रदान करने के लिए आपका हृदय से आभार। सर, गेस्ट इन द जी-जैन का ये पहला पॉडकास्ट है। इसमें आप यहाँ आए हैं, इसके लिए हम आपका आभार भी करते हैं और आपको अपनी सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार ये रिजल्ट देखा और इस रैंक के साथ चयनित हुए? क्या अनुभव आपने किया? हमारा परिणाम रात 11 बजे के आसपास आया था जी। और जब मैंने अपना रोल नंबर देखा और रोल नंबर के सामने रैंक 1 लिखी हुई थी, तब यह अकल्पनीय था और एक वर्षों के संघर्ष के बाद एक सुकून भरा क्षण था। मैंने अपने माता पिता और सभी परिवारजनों को जगाया और सबसे कहा कि मेरी प्रथम रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ है, और रात भर में सो नहीं पाया। क्या इस रैंक की आपको उम्मीद थी? थोड़ा सा लगाया था मैंने कि जब मेरे जो मार्क्स बन रहे थे और जैसा इंटरव्यू मेरा गया था, उससे एक थोड़ी आशा थी कि हाँ, मैं राजस्थान टॉप कर सकता हूँ। ठीक है। आपने कब ये डिसाइड किया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? मैंने आईएएस मुख्य परीक्षा 2020 दी, आरएस मुख्य परीक्षा 2018, और इन दोनों परीक्षाओं में असफल होने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे प्लान बी की ओर बढ़ना चाहिए। उस समय 2020 में मैंने एमए करने का सोचा और फिर 21 वाली भर्ती आई, तब तक मेरी एमए पूरी नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने 2022 वाली जो भर्ती है, उसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोचा। आपकी सर प्राथमिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई है? स्कूल एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई है? मेरी कक्षा 1 से लेकर 7 तक हमारे ही गांव, बामोली गांव में मैं पढ़ा हूँ, और 8वीं और 9वीं कक्षा में अलवर शहर से पढ़ा हूँ। 10वीं, 11वीं और 12वीं मैंने नदवाई भरतपुर से उत्तीर्ण किया है, और उसके बाद राजऋषि महाविद्यालय अलवर से मैंने बीएससी इन मैथमेटिक्स किया है, और उसके तदुपरांत सिविल सेवा की तैयारी। जब आप सिविल सर्विस परीक्षा में असफल हो रहे थे और आप इस फील्ड की ओर आए, तो ये फील्ड आपके लिए एकदम नया था, तो फिर आपने इस फील्ड में तैयारी कैसे शुरुआत की? नए रूप से किस तरह से आपने इस फील्ड में शुरुआत की? सबसे पहले तो विषय का चुनाव था, क्योंकि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, और उसके बाद फिर आईएएस में हिंदी ऑप्शनल मेरा था। अच्छा। तब अब या तो साइंस बैकग्राउंड में वापस जाया जाए
हाँ। या फिर हिंदी साहित्य को चुना जाए या इससे इतर किसी अन्य विषय पर विचार किया जाए। तब मैंने ये महसूस किया अपने सिविल सेवा की तैयारी के दौरान कि राजनीति विज्ञान विषय मुझे अधिक पसंद है, मैं इसमें अधिक सफल करियर बना सकता हूँ। और सिविल सेवा परीक्षा के दौरान जब भी हमारे कोचिंग संस्थान में टेस्ट वगैरह हुआ करते थे तब पॉलिटिकल साइंस में मेरा प्रदर्शन अच्छा रहता था। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने राजनीति विज्ञान में एमए करने का सोचा। और फिर एमए करने के उपरांत यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने एक दिन सोचा कि राजनीति विज्ञान की सबसे अच्छे अध्यापक कौन है, और सर्च करने पर मुझे बेनीवाल सर की कुछ वीडियो दिखाई दिए। और वहीं से फिर मैंने बेनीवाल सर के यूट्यूब पर फ्री जो वीडियो थे 10-15 वीडियो देखे। उसके बाद मैंने सोचा कि ये एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प रहेगा, क्योंकि इस विषय में एक अच्छे अध्यापक भी उपलब्ध हैं और उनका मटेरियल भी उपलब्ध है। तो जब बेनीवाल सर के रूप में आपको एक विकल्प मिला तो बेनीवाल सर से आप किस तरह जुड़े? क्या उनसे आपने ऑफलाइन तैयारी की या ऑनलाइन तैयारी की? किस तरह से आप उनसे जुड़े? मैं सर का ऑनलाइन विद्यार्थी रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने मतलब पूरी उनके जो वीडियोज हैं वो ऑनलाइन देखे हैं? जी सर। ठीक है। तो ऑनलाइन वीडियोज के साथ क्या कोई बुक्स वगैरह या क्या पढ़ते थे आप? सर के नोट्स हैं, सर के नोट्स पीडीएफ रूप में डाउनलोड किए थे। सर की क्लासेस देखना, उनके नोट्स पढ़ना। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, जैसे कि ओपी गाबा की भारतीय राजनीतिक चिंतन, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर के लिए एक बुक चलती है आर एस आडा सर की, वो बुक मेरी पढ़ी हुई है। इसके सिविल सेवा की तैयारी के दौरान मैंने एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ी है। और एक बीएल फड़िया सर की साहित्य पब्लिकेशन की पुस्तक आती है नेट जेआरएफ के लिए, वो मेरी पढ़ी हुई है। तो सिर्फ नोट्स और कुछ बेसिक बुक्स आपने नोट्स के साथ पढ़ी है। तो रिवीजन के दौरान क्या आपने सिर्फ नोट्स का रिवीजन किया है या फिर उन बुक्स को भी लगातार आप बार बार रिवीजन करते रहते थे? जहाँ तक बात है एम लक्ष्मीकांत, तो वो सिविल सेवा की तैयारी के दौरान ने उसको 7-8 बार पढ़ चुका था। ठीक है। बुक ओपी गावा जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन है, उनको मैंने 2 से 3 बार पढ़ाई किया होगा। बाकी नोट्स को मैंने हर टॉपिक के अनुसार, जिस टॉपिक को मेरे को कम समझ में आता है या जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है उसके अनुसार मैंने अलग अलग तरीके से पढ़ाई की है। जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कम से कम 7-8 बार रिवीजन किया होगा। पॉलिटिकल थ्योरी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस है, आईपी थ्योरी है, इंडियन और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी। इस तरह के जो टॉपिक हैं, ये जो महत्वपूर्ण यूनिट है जो मैंने सिविल सेवा के दौरान नहीं पढ़ी थी, इनको मैंने ज़्यादा अध्ययन किया है, इनका 7-8 बार रिवीजन किया है। बाकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटी है, आईआर है, इनको मैंने तुलनात्मक रूप से कम पढ़ा है। तो नोट्स को आपने लगभग कितनी बार रिवीजन किया होगा? हर टॉपिक के अनुसार, जैसे मैंने पहले बताया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को 7-8 बार रिवीजन कर लिया होगा, पॉलिटिकल थ्योरी को, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी को, आईपी थ्योरी को, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, इनको ज़्यादा रिवीजन किया है तुलनात्मक रूप से शेष बचे हुए टॉपिकों की तुलना। मतलब आपने सेगमेंट 2-3 बार रिवीजन किया है, इनका 7-8 बार रिवीजन। आपने सेगमेंट बांट रखे थे, उस सेगमेंट के अनुसार आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे नोट्स के अलावा बुक्स का भी बार बार रिवीजन करना चाहिए, या आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ नोट्स के साथ ही जाना है? सर के नोट्स बहुत ही सरल, सहज और सारगर्भित हैं। और जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के नोट्स ही पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि सर के नोट्स की बराबरी करने के लिए आपको कम से कम 7-8 बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो 7-8 बुक पढ़ना संभव नहीं है, तो सर के नोट्स का ही सहारा लिया जाए। अच्छा, तो आपको मतलब पहले बुक्स के साथ आपने उनको मैच किया अलग अलग बुक्स के साथ, और फिर उसके बाद आपने रिलायबल किया कि मुझे नोट्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक समय परीक्षा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, समय कम है आपके पास, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, तो उसके अनुसार नोट्स सबसे बेहतर विकल्प है। ये तो हो गई लगभग विषय की बात। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जैसे 3 पेपर होते हैं, तो तीनों पेपरों को आपने कैसे मैनेज किया? पहले हमारा एग्जाम अक्टूबर 2023 में निर्धारित था। इसकी भर्ती परीक्षा 22 जून को विज्ञप्ति आई और अक्टूबर में माह में यह होना था। उस समय क्योंकि मैं सिविल सेवा का विद्यार्थी रहा हूँ, IAS RS एग्जाम दिए हैं, तब मैंने सोचा कि मैं
जीके थर्ड पेपर की तैयारी नहीं करूँगा। मैं केवल बजट और आर्थिक समीक्षा को ही पढ़कर जाऊँगा। बाकी मैं पूरा फोकस पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपरों पर करूँगा। तो शुरू के जुलाई, अगस्त और सितंबर मैंने केवल पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाई की, लेकिन फिर ये एग्ज़ाम पीछे खिसक गया। तब मैंने इसके लिए 50 डेज निर्धारित किया पेपर थर्ड के लिए, कि 50 दिन में पेपर थर्ड को पढ़ूंगा, जो कि 7 जनवरी 2024 को होना था। बाकी शेष समय में पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ूंगा। तो 50 दिन का अध्ययन पेपर थर्ड के लिए रहा है और लगभग 1 साल का समय मैंने पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड को दिया है। इसमें से 2 महीने घटा के लगभग 10 महीने का समय। तो जैसे थर्ड पेपर में सर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गए, उनके लिए आपने किन किन सोर्सेज का उपयोग किया? राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकमचंद जैन, नारायण लाल माले की पुस्तक पढ़ी है। ज्योग्राफी के लिए मैंने हरिवंश सक्सेना की पुस्तक पढ़ी है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आप मुख्य रूप से, क्योंकि आप एम लक्ष्मीकांत में काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं, तो केवल तथ्य पढ़ने होते हैं। तो तथ्य पढ़ने के लिए आप कोई भी गाइड ले सकते हो वहाँ से। बाकी सिविल सेवा के दौरान पूर्व में ही इसकी तैयारी हो चुकी थी पेपर थर्ड की। मुझे इस पेपर के लिए केवल बजट पढ़ना था, आर्थिक समीक्षा पढ़नी थी और साल भर की करंट अफेयर्स पढ़नी थी। अच्छा, तो जैसे करंट अफेयर्स हो गया और बजट और आर्थिक समीक्षा हो गई, तो उनके लिए किन सोर्सेज को आपने यूज़ किया? मैंने मूल जो बजट है उसको डाउनलोड किया है PDF। आर्थिक समीक्षा जो मूल 240 पेज की आती है वो उसको पूरा पढ़ा है। ये तो बात हो गई आपके थर्ड पेपर की। टाइम मैनेजमेंट आपने तीनों पेपरों को लेकर किस तरीके से किया? जैसे पहले ही मैंने कह चुका हूँ कि मैंने तैयारी थोड़ी लेट शुरू की। इस कारण पहले जो मेरा टाइम मैनेजमेंट हुआ करता था वो अक्टूबर माह के हिसाब से था। उसमें मैंने जैसे कि इंडियन पॉलिटी है या IR है, इस सेगमेंट को ना पढ़ने का भी सोचा कि मैं केवल उसी टॉपिक का अध्ययन करूँगा जो मेरे लिए नए हैं। लेकिन फिर समय बाद में काफ़ी मिला और फिर काफ़ी तैयारी हुई। और शुरू के 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर मैंने केवल पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया। अक्टूबर से मैंने GK पढ़ना शुरू किया, GS पेपर थर्ड को भी पढ़ना शुरू किया साथ साथ। और नवंबर और दिसंबर में मैंने केवल GS पढ़ाई की, क्योंकि 7 जनवरी को GS का एग्ज़ाम हो गया। और उसके बाद भी हमको 4 महीने और मिले पढ़ने के लिए, पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपरों की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 16 मई 2024 को हुआ था। तो इससे काफ़ी आसानी रही, एग्ज़ाम अलग अलग होने से तैयारी भी अलग अलग प्रकार से कर सके। अच्छा, ठीक है। तो आप रोज लगभग कितने घंटे पढ़ाई को देते थे? जैसे प्रारंभ में जब एग्ज़ाम बहुत निकट था तब लगभग प्रतिदिन 10 घंटे तक भी पढ़ाई जाती थी। अच्छा। लेकिन फिर एग्ज़ाम पीछे खिसका तो प्रतिदिन लगभग 6 घंटे से अधिक ही पढ़ाई की है। अधिक। अच्छा, पढ़ने के लिए जैसे आप लाइब्रेरी जाते थे या फिर घर में ही पढ़ाई करते थे? मैं घर पर ही रहकर अध्ययन किया। घर पर ही पढ़ाई करते थे। लाइब्रेरी वाला जो चलन था एक, उस तरीके से आपने उपयोग नहीं किया उसका। अच्छा, पढ़ाई के दौरान कभी सोशल मीडिया का यूज़ आपने किया? सोशल मीडिया में मैं केवल व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में आज भी यूज़ नहीं करता। क्या आप सोशल मीडिया को पढ़ाई में एक भटकाव का माध्यम मानते हो? हाँ, भटकाव का माध्यम तो है ही। अच्छा। हालांकि इससे हमको जो भी समसामयिक मुद्दों के बारे में जानकारी भी मिलती है, लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए भटकाव वाला माध्यम अधिक है। मतलब सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए एक तरह से। जब एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो गया रिटन का, तो इंटरव्यू की बारी आई, तब पहली बार क्या आपने इंटरव्यू फेस किया था या इससे पहले भी आप कोई इंटरव्यू दे चुके थे? ये मेरा पहला इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू के लिए क्या आपने कोई मॉक इंटरव्यू दिए या फिर सीधा RPSC के अंदर ही आपने इंटरव्यू दिया? मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे इसकी। अच्छा, कहाँ ये मॉक इंटरव्यू आपने ये मैंने बेनीवाल सर के यहाँ दिए थे। बेनीवाल सर के यहाँ 2 मॉक इंटरव्यू यहीं आपने दी? ठीक है। और वहाँ RPSC में जो आपका इंटरव्यू हुआ वो किस बोर्ड में हुआ था? मेरी संगीता आर्या मैम का बोर्ड था। संगीता। इंटरव्यू किस प्रकार से रहा आपका, कैसा रहा था इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा। सबसे पहले मैं एंटर किया अंदर, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ कर आए हो, और मेरा उत्तर था कि मैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पढ़ के आया हूँ। तब उनका ये उत्तर था कि प्रश्न था कि नहीं, हम तो IR से प्रश्न पूछना चाहेंगे। तब मैंने कहा बिल्कुल मैम, आप IR से प्रश्न पूछ सकते हो। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने एक्सपर्ट के लिए कहा कि आप सर आप प्रश्न पूछिए। तब उन्होंने मुझसे पहला जो प्रश्न किया था वो था कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है और ये किससे प्रभावित है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि
प्रतिभागी लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र में क्या अंतर है, क्या समानता है, इसके बारे में बताइए। फिर उन्हीं एक्सपर्ट ने आगे पूछा कि क्या हम इंडियन पॉलिटिक्स से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने कि जी सर। तब उन्होंने कहा कि सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या अंतर है। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया कि शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन, शक्ति प्रत्यायोजन और शक्ति विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है, इसका बताइए। ये कुछ 5-7 प्रश्न उन्होंने किए। उसके बाद दूसरे एक्सपर्ट के लिए भेजा गया। दूसरे एक्सपर्ट ने पूछा कि हम आपसे आईपी थ्योरी से प्रश्न पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्योरी से। मैंने कहा जी मैम। तब उनका पहला प्रश्न था कि इतिहास का अंत क्या है, आप इसे क्या समझते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं क्या क्या हैं। एक प्रश्न पूछा था कि अधिकार और कर्तव्य में से आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर संगीत आर्य मैडम के पास आया बोर्ड और उन्होंने मुझसे समसामयिक मुद्दों से, मुख्य रूप से उस समय ट्रंप नए नए राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने पूछा कि ट्रंप की अभी हालिया पड़ोसी देश के बारे में कोई टिप्पणी आपने सुनी है क्या। तब मैंने कहा कि हाँ मैम। उन्होंने कहा है कि कनाडा हमारा 51वां राज्य है, कोई नाम परिवर्तन किया है क्या। मैंने कहा बिल्कुल, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका किया है। क्या आप कोई डॉज नामक संस्था बनी है क्या। मैंने कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी। इसके प्रमुख उस समय एलन मस्क थे। और उन्होंने जैसे कि ट्रम्प ग्रीनलैंड का अधिग्रहण क्यों करना चाहते हैं, या एक क्वेश्चन था कि ट्रम्प की ब्रिक्स के संबंध में दृष्टिकोण क्या है। तो इस तरह का मेरा इंटरव्यू चला। फिर आगे उन्होंने क्या करा। सारे प्रश्नों के जवाब आपने इंटरव्यू में दे दिया था या कहीं सॉरी बोलने की भी आपको जरूरत पड़ी थी। मैंने लगभग 98% प्रश्नों के उत्तर दिया। कोई 1-2 जगह सॉरी बोला। ठीक है। बोर्ड वर्क भी करवाया गया था आपसे। बोर्ड वर्क किस टॉपिक पर बोर्ड वर्क करवाया गया? उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या तैयार करके आए हो। तब मैं उस समय मैंने कहा मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, नारीवाद, रॉबर्ट नोजिक और मूल कर्तव्य तैयार करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप इनमें से ही अपना कोई एक टॉपिक पढ़ा दीजिए। तब मैंने वहाँ रॉबर्ट नोजिक का बोर्ड वर्क पे पढ़ाया। तो कुल मिलाकर आपको उम्मीद थी कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है बोर्ड के साथ? मेरा इंटरव्यू लगभग 25 से 27 मिनट तक चला था। अच्छा, जो एक औसत समय से बेहतर है, अच्छा गया था। कितने नंबरों की उम्मीद है आपको? कितने नंबर मिले होंगे इंटरव्यू में आपको? मुझे लगता है कि मुझे 15+ मार्क्स मिले होंगे। और रिटर्न में आपके कितने नंबर थे? रिटर्न में मेरे एग्जैक्ट मार्क्स 140 के आसपास होने चाहिए, लगभग 138 से 140 के बीच होने चाहिए। 138 से 40 के बीच, ठीक है। पिछले 2 पेपर आपने देखे होंगे, एक जो 6 जुलाई 2025 को स्कूल व्याख्याता का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर हुआ था, और एक अभी दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था। तो आरपीएससी लगातार अपना पैटर्न बदल रही है और कुछ सुधार उनमें कर रही है। इन पेपरों को देखते हुए और इस बदलाव के पैटर्न को देखते हुए जो नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहोगी कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी को धार दे और किस तरीके से वो अपना पैटर्न बदले? सर्वप्रथम तो जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का गहन अध्ययन किया जाए। उन प्रश्नों के आधार पर ही अपनी एक रणनीति में थोड़ा परिवर्तन किया जाए। और आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले या बाद में आप आत्मनिरीक्षण करेंगे। जैसे कि पढ़ने के 2 तरीके हैं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हो, एक यूनिट है, जैसे 10 यूनिट है एपीए में, तो कोई एक यूनिट आप पढ़ रहे हो, तो उस यूनिट को पढ़ने से पहले आप एक पेपर सॉल्व कर लीजिए उस यूनिट का। कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है उसको आप ज्वाइन कीजिए और उस टेस्ट सीरीज में उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कीजिए कि आप कॉमन सेंस के आधार पर कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। एक तरीका ये हो गया। एक आपने उस पूरे यूनिट को पढ़ लिया, उसके बाद आप फिर से टेस्ट दीजिए, फिर आपको लगता है कि ये मैं कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाया। उसके बाद आप एनालिसिस करोगे कि जो प्रश्नों को मैंने उत्तर गलत किया है क्या वो मेरा पढ़ा हुआ है या नहीं। अगर पढ़ा हुआ है उसके बावजूद भी प्रश्न सॉल्व करते समय मुझे क्यों याद नहीं आया, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आत्मनिरीक्षण करते रहेंगे। इस तरह से अध्ययन किया जाए तो सफलता मिलना आसान है। पिछले दिनों में आरपीएससी के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका एक बयान आया था कि आपको मूल पुस्तकें पढ़नी होगी सिलेक्शन के लिए। तो
राजनीति विज्ञान में जैसे हम देखें तो एक वाइड सब्जेक्ट है पूरा। तो इस वाइड सब्जेक्ट को समेटने के लिए कौन सी मूल पुस्तकें होंगी जिनको पढ़ना पड़ेगा? मूल पुस्तकों विद्यार्थियों की पढ़ने की एक सीमा है। आप ओपी गावा पढ़ लोगे, बीएल फटिया पढ़ लोगे, पोखराज जैन पढ़ लोगे, या आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए सीबी गैना पढ़ लोगे, लेकिन आपको समय भी मैनेजमेंट करना है। तो एक समय, आपको एक निश्चित समय में अपना प्रदर्शन दिखाना होता है। तो मूल पुस्तकें तो उनका तो कोई विकल्प नहीं है। मूल पुस्तक तो निश्चित रूप से पढ़नी ही चाहिए, लेकिन अगर आप मूल पुस्तकें पढ़ने के लिए अपेक्षित समय नहीं मिल पा रहा है या आप कोई जॉब कर रहे हो, तो मैं सुझाव दूंगा कि डॉक्टर लक्ष्मीनारायण बेनीवाल जी के नोट्स बहुत ही सरल, सहज और सारगर्भित हैं, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को सफलता के लिए ये नोट्स रामबाण साबित होंगे। ठीक है। तो शैलेंद्र जी, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस सफलता के लिए। पूरा जीजैन परिवार आपको शुभकामनाएं देता है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपने अपना समय हमारे साथ निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।